दो जवान जाग रहे थे और फिर उस वक्त आंख खुली जब बंदूक की आवाज़ फिजा में गूंजी। मैं हड़बड़ा कर उठ गया। मैं ही नहीं, तमाम लोग जाग गए थे। एक स्याफाम नौजवान ने गोली चलाई थी। हम सब उसके करीब पहुंच गए थे। क्या हुआ, क्या बात है, मैंने सवाल किया। वो उधर चट्टान के पीछे मुझे कोई दौड़ता हुआ नजर आया था, स्याफाम ने एक सिमत इशारा करते हुए कहा। और तुमने उस पर गोली चला दी? हाँ, न जाने कौन था, स्याफाम नौजवान ने कहा। ओह, चलो देखें, कहीं कोई इंसान ही ना हो, मैंने कहा। चंद अफराद को हमने यहाँ छोड़ दिया और बाकी सब बंदूकें संभाल कर उस नौजवान के साथ आगे बढ़ गए जिसने गोली चलाई थी। वो नौजवान पूरी तरह चौकन्ना था। राइफल के ट्रैगर पर उसने उंगली रखी हुई थी और वो पोजीशन लिए हुए आगे बढ़ रहा था। चंद लम्हात के बाद हम उस चट्टान के नज़दीक पहुंच गए जहां नौजवान ने किसी को दौड़ते हुए देखा था, और दूसरे लम्हे मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। चट्टान के अकब में एक नंग धड़ंग आदमी बैठा था। सितारों की धुंधली रोशनी में उसका हैवला नुमाया था। उसके पाँव में गोली लगी थी और वो दोनों हाथों से अपने जख्म को पकड़े हुए बैठा था। आहिस्ता आहिस्ता कराह रहा था। हम सब उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। ये शख्स मुहज़्ज़ब दुनिया का बाशिंदा ही मालूम होता था, लेकिन गैर मुहज़्ज़ब अंदाज में। उसके बाल बिखरे हुए थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी लेकिन बरहना था। हालांकि वो कवि हैकल, तंदुरुस्त और तवाना मालूम होता था। गोली ने उसकी पिंडली का गोश्त फाड़ दिया था और वो दूसरी तरफ निकल गई थी। मैंने जल्दी से एक कपड़ा निकाला और उसके जख्म पर कसने के लिए उसके नज़दीक पहुंच गया। दूसरे लोगों ने राइफलें तान ली थीं ताकि अगर वो शख्स कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो उससे निपटा जा सके। मैंने इस बात की परवाह नहीं की। चंद लम्हात के बाद मैंने रुमाल कसकर उसके जख्म पर बांध दिया। वो नरम निगाहों से मुझे देख रहा था और उसके हलक से कराहें निकल रही थीं। कौन हो तुम? इस काम से फारिग होकर मैंने उसे घूरते हुए पूछा। उसने आहिस्ता से गर्दन उठाई और इंतहाई नहीफ आवाज़ में बोला, मुझे सहारा दो, लिटा दो। जुबान अंग्रेज़ी थी, लहजा भी दुरुस्त ही था। यकीनी तौर पर वो तालीम याफ्ता और मुहज़्ज़ब आदमी ही था। शायद वही जिसने अपनी मदद के लिए पांस पर कपड़ा लटकाया था और मैंने उसका सर अपने जानों पर रख लिया। जरनाम, मीर सादिक सादान और मैं उसके गिर्द बैठ गए। हमें बहुत अफसोस है कि तुम हमारे एक आदमी की गोली से जख्मी हो गए, मगर तुम हो कौन? यहाँ इन हालात में मादरजाद बरहना, ये क्या किस्सा है? मुझे अपने बरहना होने की कोई फिक्र नहीं, लेकिन अब तुम आ गए हो तो बराहे करम कोई कपड़ा मेरे बदन पर भी डाल दो, उसने दर्द भरे लहजे में कहा। और जरनाम ने जल्दी से अपनी कमीज उतार कर उसके जिस्म के निचले हिस्से पर डाल दी। शुक्रिया, वो कमज़ोर आवाज़ में बोला। तुम्हारे जख्म की क्या कैफियत है? वैसे गोली पिंडली में घुसी नहीं बल्कि उसे रगड़ती हुई बाहर निकल गई है। शायद मुझे शदीद तकलीफ महसूस हो रही है। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने इतनी हमदर्दी का सबूत तो दिया। यकीनी तौर पर तुमने मुझे कोई जानवर समझकर गोली चलाई होगी, उसने शस्ता लहजे में कहा। हाँ, बस ये गलती हो गई, हमें बहुत अफसोस है। मेरा ख्याल है इन्हें उठाकर उस जगह ले चलो जहाँ हमारा साजो सामान रखा हुआ है। डॉक्टर जरनाम इस सिलसिले में इसकी मदद कर सकेंगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं भी यही कहने वाला था, जरनाम ने कहा, और हम उसे बाजू में संभाले हुए वहाँ ले आए जहाँ हमारा साजो सामान रखा हुआ था। जरनाम ने पहले अपना अमल शुरू कर दिया। उसके जख्म पर बाकायदा बैंडेज कर दी गई। इसके बाद जरनाम ने उसे एक इंजेक्शन दिया जिससे उसके पाँव की तकलीफ कम हो सकती थी, और थोड़ी देर बाद शायद उसे दर्द में कुछ सुकून महसूस हुआ। उसकी आंखों में ममनूनियत के आसार थे। हम सब ये तशवीश ज़्यादा नज़रों से देख रहे थे। फिर मैंने पूछा, तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं है? मेरा मतलब है तुम्हारे साथियों में से कोई? मैंने उससे सवाल किया। नहीं। क्या तुम्हारे पास खाने की कोई चीज़ होगी? उसने पूछा। हाँ, क्यों नहीं, मैंने जवाब दिया। सादान ने जल्दी से चंद बिस्कुट निकाले और इसके बाद उन पर मक्खन वगैरह लगाकर उन्हें उनके सामने पेश किया। उसने जल्दी जल्दी वह तमाम बिस्कुट हलक में ठूंस लिए। फिर सादान ने उसे पानी पेश किया और वो काफ़ी हद तक मुतमईन नजर आने लगा। फिर वो सहारा लेकर बैठ गया। उसकी निगाहें हम सब की तरफ बारी बारी उठ रही थीं, और फिर उसने गर्दन झटकते हुए कहा, मुझे यकीन है कि तुम सब लोग भी किसी लालच के तहत ही यहाँ आए होगे। सोना, हीरे, हाथी दांत या वो खजाने जो सहराए आज़म की ज़िंदगी से मंसूब हैं। तो क्या ये अफ्रीका का कोई जजीरा है? फरहान ने बेसब्री से सवाल किया। जजीरा? वो मुतहय्यराना अंदाज में बोला, ये जजीरा तो नहीं है बल्कि सहराए आज़म का एक साहिल है। ओह, वेरी गुड। यहाँ से हम अफ्रीका के अंदरूनी इलाकों में दाखिल हो सकती हैं। अंदरूनी इलाके? उसने फिर हम लोगों को हैरत भरी निगाहों से देखा। ये अफ्रीका का अंदरूनी इलाका ही है मेरे दोस्तों। ना जाने तुम किस तसव्वुर में भटके हुए हो। अच्छा, यकीनन होगा। जाहिर है तुम इसके बारे में बेहतर जानते हो। लेकिन तुम यहाँ कब से हो? कब से?
मेरा ख्याल है मुझे यहाँ 1 साल से ज़्यादा हो गया है, उसने जवाब दिया। तन्हा? मैंने पूछा। हाँ तन्हा, बिल्कुल तन्हा। ये वीराने मेरे अलावा किसी और को नहीं जानते। यहाँ कोई जानदार नहीं है, दूर दूर तक नहीं, उसने जवाब दिया। तो फिर तुम जिंदगी किस तरह गुजारते हो? मैंने पूछा। कुदरत ने साहिल समुंदर पर हमारे लिए ग़िज़ा का बंदोबस्त कर दिया है, लेकिन हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। चट्टानों के दरमियान छोटे छोटे रखनों में मछलियाँ आ फंसती हैं और वही हमारी ज़िंदगी का बायस बनती हैं। जब तक ज़िंदगी जी रहे हैं और जिस दिन मौत आएगी वो दिन हमारी निजात का दिन होगा, कवि हैकल शख्स ने मायूस लहजे में कहा। तुम तंदुरुस्त व तमन्ना हो, इस किस्म की मायूसी अच्छी नहीं होती। अपने बारे में कुछ और बताओ, यहाँ कैसे आप फंसे? कोई नई कहानी नहीं है। एक जहाज़ में सेकंड ऑफिसर था। जहाज़ तबाह हो गया, आग लग गई थी उसमें। बहुत से लोगों ने ज़िंदगी बचाने के लिए समुंदर में छलांगे लगा दी। मैं भी उन्हीं में से एक था। और फिर ज़िंदगी लहरों के दोष पर घसीटती हुई यहाँ तक ले आई। इस तन्हा और वीरान इलाके में मैंने ज़िंदा रहने की जद्दोजहद शुरू कर दी। यहाँ से निकलने में बहुत खतरा है। अजीम शान दलदलें फैली हुई हैं जो जिंदा हैं और हर जानदार को हड़प करने के इंतज़ार में आंखें बिछाए रहती हैं। हौलनाक जंगल हैं जिनमें वहशी दरिंदे बसते हैं। उन जंगलों को अबूर करना नामुमकिन है। बाएं सिमत के दलदली जंगल को छोड़कर दाएं सिमत सफ़र किया जाए तो खौफनाक दरिंदे मुंतज़िर रहते हैं, और दाएं सिमत छोड़कर बाएं सिमत सफ़र करो तो उन खौफनाक दलदलों में बनी हुई पगडंडियों से गुजरना नामुमकिन है। कई बार जी चाहा कि खौफनाक दलदलों में कूद कर जान दे दूं, लेकिन ज़िंदगी बड़ी प्यारी चीज़ होती है। मैं ये ना कर सका और बिल आखिर इन साहिलों पर आ गया। यहाँ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ मौत के इंतज़ार में। ओह, बड़ी हौलनाक कहानी है तुम्हारी, ख़ास तौर से तुम्हारी ये तन्हाई। यकीनी तौर पर तन्हा इन वीरानों में ज़िंदगी बसर करना मौत से भी बदतर होगा। लेकिन तुमने यहाँ से निकलने की कोई और कोशिश नहीं की? मैंने कहा ना, 3 अतराफ़ हैं, एक सिमत समुंदर की और दूसरी सिमत जंगलों की और तीसरी दलदलों की। हर तरफ मौत ही मौत है। बस उसका मुंतज़िर था कि अगर ज़िंदगी बाकी है और मुहज़्ज़ब दुनिया देखना नसीब में है तो मुमकिन है कि कोई भूला भटका जहाज़ इस तरफ आ जाए। ये बांस और उस पर सुरख कपड़ा तुमने ही लटकाया है। हाँ, ये मेरी ही कोशिश थी। पहले ये बांस और कपड़ा समुंदर के किनारे लगा हुआ था, लेकिन तेज़ हवाएं इसे कई बार समुंदर में ले जा चुकी हैं। चुनाचे मैंने इसे वहाँ से हटाकर यहाँ इस जगह लगाया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई कभी इस तरफ आ जाएगा, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम जिंदा सलामत यहाँ तक कैसे पहुँचे? ये चट्टानें तो बहुत हौलनाक हैं। बहुत सी कश्तियाँ जो समुद्री जहाज़ों से बचकर यहाँ पहुँची, चट्टानों से टकराकर पाश पाश हो गईं। समुद्री तूफान उन कश्तियों को ना जाने कहाँ से कहाँ ले जाता है और उसमें सवार आदमी जिंदा नहीं बचते। हमने चंद कश्तियाँ उन चट्टानों के इस तरफ देखी हैं। ये आखिर किस तरह? तुम क्या समझते हो? समुंदर का पानी मखसूस दिनों में उन चट्टानों को अबूर कर लेता है और इस रेतली ज़मीन तक पहुँच जाता है। कश्तियाँ बआसानी इन चट्टानों के ऊपर से गुजर कर यहाँ तक आ जाती हैं। खुदा की पनाह, इतनी बुलंदियाँ! हाँ, बहुत दूर दूर तक समुद्री पानी होता है। ये जगह जहाँ तुम इस वक्त बैठे हुए हो बाज़ औक़ात पानी से भर जाती है, उसने जवाब दिया और हमारे रोंगटे खड़े हो गए। समुद्री लहरों का यह खौफनाक कारनामा हमारे लिए बहुत ताज्जुब खेज था, क्योंकि वो चट्टानें बहुत ही बुलंद थीं। बाहर तौर ये शख्स तो यहाँ रह चुका था, इसलिए झूठ ना बोल रहा होगा। हमें इससे काफ़ी हमदर्दी हुई। फिर फारान ने कहा, मेरा ख्याल है मिस्टर मीर सादिक, आपका लिबास इन साहिब के जिस्म पर पूरा आ सकता है। आप इन्हें अपना कोई लिबास दे दें। ज़रूर, मीर सादिक ने जवाब दिया और लिबास निकालने चला गया। फिर सादान ने उससे सवाल किया, वैसे आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? पराडो से, और मेरा नाम थॉमसन है, उसने जवाब दिया। सादान पुरख्याल अंदाज में उसे देखकर गर्दन हिलाने लगा। मीर सादिक ने उसे अपना लिबास पेश कर दिया। तुम ये लिबास पहन लो, मीर सादिक ने कहा, और वो लिबास देखकर हंसा और फिर कहने लगा, मुझे सिर्फ जैली बदन के लिए कोई कपड़ा दरकार है। यकीन करो, लिबास पहनने की आदत ही अब ख़त्म हो गई है। तो ये पतलून पहन लो, ऊपरी बदन बरहना रहने दो, मीर सादिक ने जवाब दिया और उसने उसकी हदायत पर अमल किया। बड़ी बेतकल्लुफ़ी से वो सबके सामने खड़ा हुआ था। सिर्फ टांग के ज़ख्म की वजह से थोड़ी सी लंगड़ाहट का शिकार था, वरना उसके बदन में और कोई कमज़ोरी नज़र नहीं आती थी। थोड़ी देर पहले जो उसकी कैफियत थी वो अब ख़त्म हो गई। पतलून का पांचा उसके बदन से हटा दिया गया। उसने अपने अज़ा को मुतहर्रिक करते हुए कहा, तुमने बताया नहीं कि तुम लोग यहाँ तक किस तरह पहुँचे। वही कहानी हमारी भी है जो तुम्हारी है। हमारा जहाज़ भी तबाह हो गया था। एक बड़ी लॉन्च के ज़रिए
हम समुंदर में सफ़र करने लगे, लेकिन समुद्री तूफान ने हमारी लॉन्च को इन इलाकों की तरफ धकेल दिया और हम इन चट्टानों तक पहुंच गए। हमने लॉन्च बहुत दूर छोड़ दी और तैरकर इन चट्टानों तक पहुंचे, वरना लॉन्च चट्टानों से टकरा भी सकती थी। 100%। इसके बाद तुम्हारे एज़ा फिजा में बिखरे पड़े होते। मैं अपनी आंखों से ऐसे मनाजिर देख चुका हूँ, थॉमसन ने कहा। मिस्टर थॉमसन, क्या आप हमें उन जंगलों तक ले जा सकते हैं जहाँ से आगे गुजरने का रास्ता है? दलदलों की सिमत तो आगे सफ़र किया जा सकता है, लेकिन अब चूंकि हम काफ़ी तादाद में हैं, इसलिए चौकन्ने होकर उन जंगलों से गुजर सकते हैं। थॉमसन पुरख्याल अंदाज से देखता रहा, फिर बोला, हाँ, तुम लोग कम अज़ कम मुसल्ला हो और किसी भी खतरे से निमट सकते हो, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि जहाज़ की तबाही के बाद फरार होते हुए भी तुम अच्छा खासा एमोनेशन साथ ले आए हो। उसने एक चुभता हुआ सवाल किया। दरअसल इस सवाल का हमारे पास कोई मौजूद जवाब नहीं था, लेकिन फरहान जल्दी से बोला, हम अफ्रीका के अंदरूनी इलाकों में मुहिम के लिए निकले थे और पूरी तरह चाको चौबंद थे। हमारा प्रोग्राम यही था कि अफ्रीका के किसी साहिल पर निकलें और फिर वहाँ से अंदरूनी इलाकों में दाखिल हों। हमारे पास इस मकसद के लिए ये एमोनेशन मौजूद था, जो हमने जान बचाते हुए भी जान से ज़्यादा कीमती रखा और इसे लिए हुए लॉन्च पर उतर गए। थॉमसन अजीब सी निगाहों से हमें देखता रहा। साफ जाहिर था कि उसे हमारी इस बात पर यकीन नहीं आया। उसने एक ठंडी सांस लेकर कहा, जाहिर है अफ्रीका में दाखिल होने की वजह यहाँ की रवायात ही होंगी, जिसे इससे कोई गर्ज नहीं है। हाँ, अगर तुम मेरा बोझ बर्दाश्त करना पसंद करो तो मैं तुम्हें उन जंगलों की सिमत ले जाऊंगा, और तुम अगर जिंदा बचकर निकल गए तो शायद मैं भी बच जाऊं, वरना मैं तो यहाँ इन पहाड़ों में चट्टानों में मौत का इंतजार कर रहा हूँ। बिल्कुल बेफिक्र रहो, हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे, मैंने कहा, और वो मुतमईन नजर आने लगा। फिर बोला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अरसे बाद मैंने अपने जैसे इंसानों को देखा है, किसी से बात की है, वरना यकीन करो मैं तो अपनी ज़ुबान भी भूलता जा रहा था। हमें उसकी कैफियत का एहसास था। हमने उसे सोने के लिए कहा और फिर खुद भी लेट गए। इस शख्स के मिल जाने से वो मसला हल हो गया जो हमारे जहन में खटक रहा था, लेकिन इसके बाद ये मालूम हुआ था कि यहाँ से अफ्रीका के अंदरूनी मुल्कों में दाखिला बहुत मुश्किल है। तमाम मुश्किलात से निमटने के लिए ही तो हमने ये सफ़र किया था। सब लोग नीम गनूदा से हो गए थे, लेकिन सादान जाग रहा था। दूसरे दो नौजवानों ने अब ड्यूटी संभाल ली। हर चंद के यहाँ इस आदमी की मौजूदगी और इसकी सुनाई हुई कहानी के बाद पहरे की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि यह बात पहले ही तय हो चुकी थी कि पहरा दिया जाएगा, इसलिए दो मजदूरों की ड्यूटी ख़त्म होने के बाद दूसरे मजदूरों ने ड्यूटी खुद ब खुद संभाल ली। सादान खिसकता हुआ बिल्कुल मेरे करीब पहुंच गया और बोला, मैं महसूस कर रहा हूँ चाचा जान कि आप जाग रहे हैं। उसने आहिस्ता से कहा, हाँ, जाहिर है इन हालात में पुरसुकून नींद तो मुश्किल से ही आ सकती है, या फिर उस वक्त जब हम थकन से चूर हो गए हों, इसमें कोई शक नहीं है, सादान ने जवाब दिया। खुद तुम्हारी क्या कैफियत है? मैंने पूछा। चाचा जान, मैं बहुत मुतमईन हूँ, कोई उलझन या परेशानी की बात नहीं। वैसे एक बात अर्ज करूँ आपसे? सादान ने कहा। हाँ हाँ कहो। ये शख्स मुझे मशकूक नजर आता है, उसने आहिस्ता से कहा। कौन? मैंने चौंक कर पूछा। यही थॉमसन। क्यों? इसकी वो कैफियत नहीं जो होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि अगर खुराक भी मिलती रहे तो इस वीराने में जहनी कुव्वतें बहाल रह सकती हैं? आदमी तन्हाई से पागल हो जाए, लेकिन ये शख्स होशो हवास में है। मुमकिन है वो बहुत मजबूत कुव्वत इरादी का मालिक हो, मुमकिन है वो अपने आप पर काबू पाना जानता हो। मैंने कहा, ठीक है, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि कुछ लोग ज़बरदस्त कुव्वत इरादी रखते हैं, लेकिन उस कुव्वत इरादी को कायम रखना बहुत मुश्किल काम होता है। ताहम जब यह हमारे लिए गलत साबित नहीं होता, हम ख्वामखा इसके चक्कर में क्यों पड़े? सादान ने खुद ही बात ख़त्म कर दी। गलत किस तरह साबित होगा सादान? एक तने तनहा आदमी भला हमारा क्या बिगाड़ सकता है? मैंने कहा, और सादान ने कोई जवाब ना दिया। वो खामोशी से लेटा हुआ आसमान को घूरता रहा। इसके अलावा अगर तुम्हारे जहन में कोई और बात है तो मुझे बताओ, मैंने उसे मुखातिब किया, लेकिन उसने करवट बदल ली। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया तो मैं भी खामोश हो गया। वो नौजवान था और उसके जहन में बहुत सारी बातें आ सकती थीं। ज़ीरक भी था। जो कुछ उसने सोचा था एक तरह से मुनासिब था, लेकिन बज़ाहिर मुझे ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही थी। मैं भी सो गया और दूसरी सुबह जब हम जागे तो सूरज हमारे सरों पर आ चुका था। काफ़ी देर हो गई थी। थॉमसन भी जाग रहा था और एक चट्टान से टेक लगाए बैठा खलाओं में घूर रहा था। हम सब अपने अपने मामूलात में मसरूफ़ हो गए। मैंने उसे खैरियत पूछी तो वो मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो आहिस्ता से बोला, सफ़र के लिए तैयार हो? हाँ। चलो अच्छा है। मैं एक मजबूत आदमी हूँ। ख़ास तौर पर इन चट्टानों के दरमियान ज़िंदगी बसर करते करते
तकलीफ का एहसास मेरे जहन से निकल चुका है। अगर तुम थोड़ी सी अनायत करो तो एक बैसाखी किस्म की कोई चीज़ मुझे दे दो कि मैं उसके सहारे चल सकूं। अगर तुम्हें चलने में कोई दिक्कत है तो हम तुम्हें एक स्ट्रेचर पर लिटा देंगे, हमारे पास इसका बंदोबस्त भी है। नहीं नहीं, अब मैं इतना भी निकम्मा नहीं, उसने हंसते हुए कहा। शक्लो सूरत से वो खासा वैशी नजर आता था, लेकिन उसका अंदाज़े गुफ्तगू बहुत नरम था। उसके वैशी नजर आने की वजह यह भी हो सकती थी कि उसने एक तवील अरसा इन चट्टानों में गुजारा था और उसके अंदर इंसानी सिफात ख़त्म हो गई थी। लेकिन अपने जैसे इंसानों के दरमियान आकर उसने फिर से अपनी याददाश्तें बहाल कर ली थीं। हल्का फुल्का नाश्ता हुआ और उसके बाद फिर सफ़र शुरू हो गया। थॉमसन को फारान ने सहारा दिया हुआ था, वैसे उसको एक बैसाखी भी मुहैया कर दी गई, लेकिन वो बड़े इत्मीनान से सीना ताने चल रहा था। बैसाखी से चलते हुए एक हल्की सी लंगड़ाहट उसके अंदर पैदा हो गई, लेकिन उसकी चाल में किसी किस्म की कमज़ोरी नहीं थी या थकन के आसार नहीं थे, और वो हमारी रफ्तार से हमारा साथ दे रहा था। सफ़र जारी रहा। रास्ते में थॉमसन ने बताया कि ये जगह बुलंदी पर है, लेकिन ये बुलंदी कुछ इस तरह की महसूस नहीं होती। यूँ लगता है कि सीधा रास्ता दूर चला गया है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ढलान शुरू हो जाती हैं और उन ढलानों में ही दलदलें और जंगल बिखरे हुए हैं। सूरज के साथ साथ हमारा सफ़र जारी रहा। हम में से कोई भी ये सफ़र ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं था जब तक कि शाम ना हो जाए, और यही हुआ। सफ़र की रफ्तार ज़्यादा तेज़ नहीं थी, लेकिन हम इतनी दूर निकल आए थे कि अब समुंदर का नामो निशान भी नहीं मालूम होता था। गालिबन हमने 8 या 10 मील का फासला तय कर लिया था। फिर जिस वक्त शाम हुई तो मैंने उन बुलंदियों के ढलान देखे। ये ढलान नाकाबिले अबूर नहीं है और इसके दूसरी जानिब जंगल फैला हुआ था। बाएं सिमत काफ़ी दूर हटने के बाद मैदान थे जहां हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। यकीनन ये दलदलें थीं, और धुआं छोड़ती हुई दलदलें जिस कदर ख़तरनाक होती हैं उनका तसव्वुर भी इंसान के लिए मुश्किल है। इन दलदलों के नीचे आतिश फ़िशां होती हैं और बाज़ जगह ये इस कदर खोलती होती हैं कि कोई भी जानदार अगर उसमें गिर पड़े तो झुलस कर रह जाए। हमें दलदलें छोड़कर दूसरा रुख इख्तियार करना था। जंगल घने ज़रूर थे, लेकिन हमारी तादाद इतनी थी कि उन घने जंगलों में हम अपने बचाव का इंतज़ाम करते हुए सफ़र कर सकते थे। चुनाचे ये सफ़र हमें मुश्किल ना महसूस हुआ। अलबत्ता हमने ये फ़ैसला ज़रूर किया कि रात को हम यहीं क़याम करेंगे और कल दिन की रोशनी में इन ढलानों को अबूर करके जंगल में दाखिल होंगे। चुनाचे बेहतर जगह का इंतखाब होने लगा। यहाँ दूर दूर तक वैसी ही चट्टानें बिखरी हुई थीं जैसी हम पीछे छोड़ आए थे। इन चट्टानों में ज़्यादा गार तो नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन कहीं कहीं से खोखली ज़रूर महसूस होती थीं। हमने एक मस्ता सा गोल मैदान मुंतखब कर लिया और उसमें पड़ाव डाल लिया। आज हमारे पास जलाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन इसकी ज़रूरत भी महसूस नहीं होती थी। अलबत्ता ये एहसास दिल में ज़रूर था कि जंगल की सिमत से जंगली जानवर इस तरफ आ सकते हैं। थॉमसन से इस सिलसिले में सवाल किया गया तो उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, जंगल में दरिंदे मौजूद हैं, लेकिन वो इन ढलानों को अबूर करके कभी चट्टानों तक नहीं आते। आज तक मैंने किसी दरिंदे को ऊपर आते नहीं देखा। इसकी वजह खुदा जानने मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कोई दरिंदा जंगल को अबूर करके ऊपर नहीं आया। गालिबन इसकी वजह यह भी हो सकती है कि यहाँ उसे किसी जानदार की मौजूदगी का शुबा भी नहीं हो सकता। थॉमसन ने जवाब दिया, शायद यही बात तुम्हें भी महफूज रखे हुए है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा और थॉमसन भी मुस्कुराने लगा। पता नहीं कौन सी बात मुझे महफूज रखे हुए है, उसने आहिस्ता से कहा। हम लोग आराम करने लगे। पहरे पर मौजूद दोनों मजदूर मुस्ताद थे। हस्बे मामूल यही तय किया गया कि 2 घंटे के बाद उनकी ड्यूटी बदल दी जाएगी। फिर ना जाने वो रात का कौन सा पहर था जब एक तेज़ चीख फिजा में लहराई और मेरी आंख खुल गई। आखिरी रात का चांद आसमान पर खिला हुआ था और उसकी मध्यम रोशनी ने आसमान और मुनव्वर कर रखा था। चंद लम्हात तो चीख की वजह मेरी समझ में ना आ सकी, लेकिन उसके बाद यह एहसास मेरे जहन से ज़ाइल ना हुआ कि मैंने कोई आवाज़ सुनी है। दोनों कोहनियाँ ज़मीन पर टिकाते हुए मैंने इधर उधर निगाहें दौड़ाईं, लेकिन माहौल में कोई तब्दीली मुझे नज़र न आई। सब सो रहे थे। मुमकिन है ये बात मेरी समात का वहमा हो। मैंने सोचा और करवट बदल कर लेट गया, लेकिन लेटे हुए अभी ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी और जहन दोबारा नींद की आगोश में पहुंचा भी नहीं था कि अचानक बहुत से कदमों की आवाज़ सुनाई दी और फिर अजीब वहशियाना सी चीखें उभरने लगीं। अब शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं उछल कर रह गया, लेकिन उस वक्त गुद्दी से एक ठंडी चीज़ आ लगी।
میں نے وحشت زدہ انداز میں پلٹ کر دیکھا اور جو کچھ دیکھا اسے دیکھ کر متحیر رہ گیا۔ تھامسن تھا، جس کی بغل میں اب بیساکھی نہیں تھی۔ وہ بڑے اطمینان سے تنا ہوا کھڑا تھا، یوں لگا تھا جیسے اس کی ٹانگ کا زخم اچانک ٹھیک ہو گیا ہو۔ اس کے ہاتھ میں دبی ہوئی رائفل کی نال میری گردن پر ٹکی ہوئی تھی۔ میں نے ہوش و حواس قائم رکھنے کی کوشش کی۔ یہ منظر ناقابل یقین تھا، لیکن اطراف میں دوسرے ناقابل یقین منظر بھی بکھرے ہوئے تھے۔ وہ تقریباً 12-13 افراد تھے جو تھامسن ہی کی طرح بالکل تنہا تھے، اور ان کے ہاتھوں میں رائفلیں دبی ہوئی تھیں۔ سب کے سب سوتے ہوئے لوگوں پر رائفلیں تانے کھڑے تھے، اور سونے والے غالباً ان کی ٹھوکروں سے آہستہ آہستہ جاگ رہے تھے۔ در حقیقت یہ منظر خواب سا محسوس ہوتا تھا۔ یہاں ان لوگوں کی موجودگی کیسے ممکن تھی؟ اس ویرانے میں تو تھامسن کے سوا کوئی نہیں تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو یہ مجھے تھامسن ہی کی نسل کے آدمی محسوس ہوئے۔ میرے عین سامنے جو شخص رائفل تانے کھڑا تھا اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میری پلکیں جھپک گئیں۔ یہ کوئی عورت تھی، لباس سے بے نیاز، اپنے آپ سے بے نیاز، وحشت خیزی کا جیتا جاگتا نمونہ، بڑے عجیب سے انداز میں کھڑی ہوئی تھی جسے دیکھ کر ذہن پر قابو پانا مشکل ہو جائے۔ لیکن اسے اپنی کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ تو رائفل کی نال سے میر صادق کے سینے کو کھٹکھٹا رہی تھی۔ میر صادق بھی خوف زدہ ہو کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ 6 مزدور بھی ان کے رائفلوں کا نشانہ بنے ہوئے تھے، اور وہ 2 جو پہرا دے رہے تھے بے ہوش پڑے تھے۔ یقیناً ان پر حملہ کر کے انہیں یا تو ہلاک کر دیا گیا تھا یا پھر بے ہوش۔ وہ چیخ کی آواز ان میں سے شاید کسی کی ہوگی، اور یہ رائفلیں یہ ہمارے علاوہ کسی اور کی نہیں تھیں۔ ہمارے پستول بھی ان لوگوں نے اپنے قبضے میں کر لیے۔ گویا وہ ہم سب پر قابو پا چکے تھے، لیکن کیسے؟ آخر کیسے؟ اس ناقابل یقین منظر پر کیسے یقین کیا جا سکتا تھا؟ تنہا تھامسن اور پھر اس کی کہانی، اور اس کے بعد یہ سب کے سب۔ ہوش و حواس پوری طرح جاگ اٹھے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان میں کافی تعداد عورتوں کی بھی تھی۔ تقریباً 10-11 مرد تھے۔ ان چٹانوں کے پیچھے سے نکل کر آگے آگے تھے، لیکن اب بھی منظر پر یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ کھڑے ہو جاؤ دوست، کھڑے ہو جاؤ، تھامسن کی آواز ابھری۔ اس نے میری گردن پر ٹھوکا دیا۔ میں نے دونوں ہاتھ زمین پر ٹکائے اور کھڑا ہو گیا۔ تھامسن ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کے بارے میں تفصیل تمہیں خود بخود معلوم ہو جائے گی۔ پہلے اپنے ساتھیوں کو حکم دو کہ اگر اپنی زندگی کھونا نہیں چاہتے تو کوئی جد و جہد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میں خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ تھامسن کی بات سبھی نے سن لی تھی اور مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ سبھی میری طرح حیرت کا شکار تھے، یہاں تک کہ سعدان بھی متحیر نظر آ رہا تھا۔ ہر چند کے اس کے چہرے پر خوف کا شائبہ تک نہ تھا، لیکن حیرت تو اسے بھی تھی۔ جب ان لوگوں نے پوری طرح ہم پر قابو پا لیا تو انہوں نے دوسرا عمل کیا، یعنی رسیوں کے وہ ٹکڑے جو ہمارے پاس تھے لے کر ہمارے ہاتھ پشت پر کسنے لگے۔ ہاتھ کی بندشیں اتنی سخت اور وحشیانہ سی تھیں کہ ہم جنبش بھی نہ کر سکے، اور ہمیں ہاتھوں کی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ ان کے پاس لمبے لمبے چھرے تھے جن سے انہوں نے رسیاں کاٹ لیں، اور اس طرح ہم سب کو قید کر دیا گیا۔ وہ ان دونوں مزدوروں کو بھی گھسیٹ کر اس جگہ لے آئے جو تھوڑے فاصلے پر بے ہوش پڑے تھے۔ ان کے سر زخمی تھے، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کے سروں پر کوئی وزنی شے مار کر انہیں بے ہوش کیا گیا تھا۔ ہم سب کسی آفت کا شکار ہو چکے تھے، اور یہ آفت پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اس کا کوئی سرا ذہن میں آتا ہی نہیں تھا۔ تھامسن کی کہانی تو بڑی دلدوز تھی، لیکن یہ اس کے ساتھی کہاں سے آ گئے؟ اس کا مطلب تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا، لیکن اس علاقے میں یہ مہذب وحشی کہاں سے آ گھسے؟ ننگ دھڑنگ مرد اور ننگ دھڑنگ عورتوں کو دیکھ کر یقین نہیں آتا تھا۔ اگر تھامسن نے باقاعدہ انگریزی زبان میں گفتگو نہ کی ہوتی تو مجھے یہ یقین نہ آتا کہ ان کا تعلق کسی طور مہذب دنیا سے ہے۔ ممکن ہے اس کے دوسرے ساتھی بھی انگریزی زبان سے واقف ہوں، لیکن یہ کون تھے؟ آخر یہ کون تھے؟ میں سوچتا رہا۔ ان سب نے ہمیں ایک جگہ بٹھا دیا اور ہمارے گرد رائفلیں لیے ہوئے پہرا دیتے رہے۔ سعدان میرے قریب تھا۔ اس نے میرے چہرے کی طرف غور سے دیکھا۔ اب اس کے چہرے پر حیرت کے نقوش نہیں تھے، وہ مسکرا رہا تھا۔ تم مسکرا رہے ہو سعدان؟ میں نے حیرت زدہ انداز میں کہا۔ ہاں چچا جان، سعدان بدستور اطمینان بھرے لہجے میں بولا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ میں نے متعجب انداز میں پوچھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ شخص مشکوک نظر آتا ہے، سعدان نے کہا۔ ہاں تم نے کہا تھا، میں نے اعتراف کیا۔ بس چچا جان، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اس کی کہانی پر، یا پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ قوتیں جو میری رہنمائی کر رہی تھیں بار بار ہوشیار کر رہی تھیں کہ اس شخص سے ہوشیار رہو، لیکن آپ سے انحراف بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔
मैं ये भी नहीं कह सका था कि सादान इस किस्म के शक व शुबहात का शिकार था तो वो मुझसे इसका इजहार ही न करता, बल्कि इस सिलसिले में कोई अमल कर डालता। मुमकिन था कि सादान के इस अमल को हम कोई अहमकाना इकदाम तस्वुर करते। रात ज़्यादा बाकी न थी। थोड़ी ही देर बाद दिन की रोशनी नमूदार होने लगी। रोशनी की किरणें नमूदार हुईं तो माहौल एकदम जाग पड़ा। वैसी औरतों के बाल लंबे लंबे थे और उनकी कमर तक पहुंच रहे थे। बाकी बदन पर लिबास नाम की एक धज्जी भी नहीं थी। वो इस तरह आज़ादाना तौर पर चल रही थीं जैसे उन्हें एहसास ही ना हो कि वो औरत हैं। उनके चेहरों पर वहशत बरस रही थी। दिन की रोशनी में ये चेहरे और वहशियाना महसूस होने लगे थे। फिर थॉमसन ने आगे बढ़कर कहा, उठो, तुमने ढलान का सफ़र करना है। जो कुछ तुम कहोगे हम उससे इनहराफ नहीं करेंगे थॉमसन, लेकिन हमने तुम्हारे साथ बेहतर सलूक किया था। क्या उसके एवज़ तुम अपने बारे में तफसील नहीं बताओगे? बहुत बेचैन हो तफसील जानने के लिए? हाँ, थोड़ा सा सफ़र तय कर लो, उसके बाद तुम्हें तमाम तफसीलात पता चल जाएंगी, थॉमसन ने मुस्कुराते हुए कहा और राइफल से हमें इशारा किया। इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि हम नीचे की तरफ सफ़र करें। उन सब ने हमारा सामान उठा लिया, हमें एक ही जगह रखा गया और वो सब हमारे गिर्द घेरा डाले चल रहे थे। यूं हम उन ढलानों पर सफ़र करने लगे जिनके बारे में हमने सोचा था कि दिन की रोशनी में इन्हें अबूर करेंगे और फिर जंगलों में दाखिल होंगे। ढलानों को अबूर करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई और वो ऐसे थे कि उन पर कदम जमा कर चला जाए और हम चलते रहे, यहाँ तक कि हम उनके इख्तिताम तक जा पहुँचे। ये ढलान कहीं कहीं ढलान की शक्ल में भी थे। ऐसे ही एक कटाव के सामने हमने एक बहुत बड़ा सुराख देखा जो यकीनन इंसानी हाथों से तराशा गया था। उस सुराख के सामने थॉमसन ने हमें रुकने का इशारा किया और हम रुक गए। थॉमसन मुस्कुराकर अंदर की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये हमारी पनाहगाह है। इस सुराख की दूसरी तरफ एक कुशादा गार है और हम उस गार में महफूज रहते हैं। तुम लोग बैठ जाओ, चूंकि गार में तुम्हारे लिए गुंजाइश नहीं निकल सकेगी, उसने कहा और हमें वहीं छोटी छोटी चट्टानों के पास बिठा दिया गया। फिर उनमें से कुछ लोग गार में दाखिल हुए और लंबे लंबे खूंटे निकाल लाए जो लोहे के बने हुए थे। उन लोगों के पास इस किस्म का खासा सामान मालूम होता था। खूंटे गाड़ने के बाद उन्होंने हमारे हाथों में बंधी हुई रस्सियां उन खूंटों से बांध दी, गोया हम जानवरों की तरह बांध दिए गए। ये दूसरी उफ्ताद थी जो हम पर पड़ी। पहली मुसीबत से बचकर तो यहाँ तक आ गए थे, लेकिन अब ये अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि इस मुसीबत से हम कैसे बचेंगे। थॉमसन का मकसद भी समझ में नहीं आ रहा था। अव्वल तो ये मुहज़्ज़ब वैशी ही हमारे लिए हैरत अंगेज़ थे। बदन ढांपने के लिए इनके पास कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन ये लिबासों से बेनियाज हो गए थे। और फिर इनके चेहरों की वहशत, खुदा की पनाह, जिस चेहरे पर निगाह डालो अजीबोगरीब कैफियत का हामिल था। मैं खुश खोंटों पर ज़ुबान फेरता रहा। उनकी सरगर्मियाँ मेरी समझ से बाहर थीं। उनमें से बहुत से अंदर चले गए, चंद बाहर थे जो शायद हमारी निगरानी कर रहे थे। राइफलें वगैरह सब उन्होंने अंदर रख दी थीं, लेकिन उनके पास चाकू नज़र आ रहे थे जो उनके हाथों में ही थे। ये चाकू भी उम्दा साख्त के थे और ख़ास तौर पर इन जंगलों में तैयार नहीं किए गए थे। सूरज पहले ही सरों पर पहुंच चुका था। अब वो वापसी का सफ़र तय करने लगा और हमारे सरों से गुजर गया। धूप खासी तेज़ थी। हमें अपने बदन के खुले हिस्से झुलसते हुए महसूस हो रहे थे। प्यास इतनी शदीद थी कि हलक में कांटे पड़ रहे थे। हमारे सामान में पानी की काफ़ी मिकदार थी, लेकिन हमें इतनी दस्तरस ना थी कि हम पानी तक पहुंच सकें। एक बार थॉमसन मेरे नज़दीक से गुजरा तो मैंने उसे आवाज़ दी और वह रुक गया और मज़हक़ा खेज़ निगाहों से मुझे देखने लगा। कहो, क्या बात है थॉमसन, क्या तुम हमें इसी जगह मार देना चाहते हो? अगर तुम्हारे जहन में ऐसी कोई बात है तो बेहतर है कि हमारी राइफलों की गोलियां हमारे अंदर उतार दो। यूं सिसका कर क्यों मार रहे हो? क्या तकलीफ़ है तुम्हें? उसने रऊनत से पूछा। हम भूखे भी हैं और प्यासे भी, तो मैं क्या कर सकता हूँ? भूख तो बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन प्यास, मेरा ख्याल है कि हम में से ज़रूर कुछ मर जाएंगे। नहीं, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, तुम बेफिक्र रहो, मैं अभी पानी भिजवाता हूँ। और रही खुराक की बात, तो वो तुम्हें शाम तक ही मिल सकती है। पानी का भी यहाँ माकूल इंतज़ाम है, पानी की तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। थॉमसन ने कुछ सोचकर जवाब दिया और वापस उस गार में चला गया जो इंसानी हाथों की तराशी हुई थी। थोड़ी देर के बाद वो बर्तन में पानी ले आया। ये बर्तन भी हमारे ही थे। वहाँ मौजूद लोगों ने उन बर्तनों में पानी पिया और पानी पीकर हमें काफ़ी सुकून हो गया। थॉमसन ने खुद अपने हाथों से मुझे पानी पिलाया और मेरे नज़दीक बैठते हुए कहा, तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? हाँ, तो अब पूछो। थॉमसन, मैं तुम्हारी इन गैर इंसानी हरकतों के बारे में जानने का ख्वाहिशमंद हूँ। गैर इंसानी? थॉमसन ने इस दहज़ाइया अंदाज में कहा। उसका कहकहा बड़ा ही वहशतनाक था।
मैं अचंभे से उसे देखता रहा। फिर मैंने संजीदगी से पूछा, क्यों? मेरी बात में कौन सी ऐसी बात थी जिस पर तुम्हें इतनी हंसी आई? हंसने की बात है, तुम मेरी हरकतों के बारे में पूछ रहे हो ना, तो सुनो। अब हम इंसान नहीं रहे हैं। तवील अरसा गुजर गया, इतना तवील कि अब तो हमें मुहज़्ज़ब रहना याद भी नहीं है। बस तुम जैसे लोग कभी कभार यहाँ पहुँचकर हमें उस दुनिया की याद दिला देते हैं। ओह, तो इसका मतलब है कि तुम बहुत अरसे से यहाँ आबाद हो? हाँ, माहो साल का हिसाब हमारे जहनों से निकल चुका है। इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस वक्त बच्चे थे और अब जवान हो गए हैं। मेरा ख्याल है हम में से सबसे मुअम्मर शख्स जॉर्ज है। जॉर्ज को तुम देख ही चुके होगे, वो बूढ़ा जो अब काफ़ी कमज़ोर हो गया है। लेकिन तुम उसे इतना कमज़ोर भी ना समझना, वो अब भी तुम में से किसी भी शख्स से नबुर्द आज़मा हो सकता है। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ थॉमसन। मैंने कहा, हाँ, मैं तुमसे वादा कर चुका हूँ, तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। बहुत पुरानी बात है, इतनी पुरानी कि हम उसके सनों साल का तयन नहीं कर सकते। हम पराडो से चले थे। हमें एक तवील सफ़र करके अलजायर पहुंचना था। हमारा जहाज़ दकियानूसी किस्म का था और उसके ज़रिए ये तवील सफ़र हमें ख़तरे का बायस नज़र आता था। लेकिन हम तर्के वतन पर मजबूर थे। उस जहाज़ पर हमारी तादाद तकरीबन 250 अफराद थी। लेकिन समुंदर में हमारा जहाज़ तूफ़ान का शिकार हो गया। वो हौलनाक वाक़या अब भी मुझे याद आता है तो कभी कभी मैं अपने दिल में महसूस करने लगता हूँ। हम इंतहाई हैबतनाक सफ़र करके यहाँ पहुँचे। छोटी छोटी कश्तियाँ, टोंगियाँ हमारी मददगार थीं। बहुत से लोग इन चट्टानों से टकराकर पाश पाश हो गए। जो जिंदा बचे उनकी तादाद तकरीबन 80 के करीब थी। उनमें बच्चे भी थे और बूढ़े भी और नौजवान अफराद भी, लड़कियां भी थीं और मर्द भी। हम किसी न किसी तरह उन चट्टानों को अबूर करके यहाँ तक आ गए। उस वक्त हम शदीद खौफ व हरास का शिकार थे। हमने यहाँ क़याम किया। खाने पीने की कोई चीज़ हम बचा कर नहीं ला सके। चुनाचे तेज़ रफ्तारी से सफ़र करते हुए हम इन जंगलों में दाखिल हो गए। लेकिन जंगलों में वैशी जानवरों की तादाद बहुत ज़्यादा थी और वो हम पर हमलावर हुए और हम में से तकरीबन 12 अफराद को चट कर गए। हम अफरा तफरी के आलम में वापस इस जगह पहुंच गए। मैंने तुमसे गलत बात नहीं कही थी। ना जाने क्यों ये जानवर ढलान अबूर करके ऊपर नहीं आते। अलबत्ता जब भी हम जंगलों में नीचे जाते हैं ये हम पर हमलावर हो जाते हैं। अब तो उनकी तादाद बहुत कम रह गई है। हमने उनमें से बेशुमार जानवर हलाक कर दिए हैं, क्योंकि हमें खुराक इन्हीं जंगलों से हासिल करनी पड़ती है। हम हर किस्म के जानवरों को शिकार करके खा लेते हैं, लेकिन अब ये जानवर इतने कम रह गए हैं कि हमें हफ्तों कोई शिकार नहीं मिलता। चुनाचे जंगली फल और घास पर ही गुजारा करना पड़ता है, या फिर हम में से कोई बीमार हो जाए तो हम उसे अपनी ग़िज़ा बना लेते हैं। क्या मतलब? मैं बुरी तरह चौंक पड़ा और थॉमसन के होंठों पर एक कहकहा उबल पड़ा। मतलब मत पूछो दोस्त, बस ये इंसानियत की इंतहा है। हाँ, तो मैं तुमसे कह रहा था, यहाँ पहुँचने के बाद हम हफ्तों शदीद भूख और प्यास का शिकार रहे और एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरते रहे। हम में से बहुत से अफराद जाँ बहक हो गए। फिर हम में से ही एक गिरोह ने, जिसकी तादाद 27 के करीब थी, ये जंगल अबूर करके यहाँ से जाना चाहा। उनमें से कुछ लोग दलदलों की सिमत गए और खौफनाक दलदलों ने उन्हें हजम कर लिया। कुछ जंगलों की सिमत गए और जानवरों का निवाला बन गए। सिर्फ 6 अफराद जिंदा वापस आ सके। उन्होंने जंगलों का हाल सुनाया, और उन जंगलों का हाल ये है कि यहाँ आगे चलकर बेशुमार सऊबतों का शिकार होना पड़ता है। जंगलों के दूसरी तरफ इंसानी आबादी भी है, लेकिन वो हमसे भी ज़्यादा गैर इंसानी हैसियत रखते हैं। अफ्रीका के स्याह फाम कबाइल जो ना जाने कैसी कैसी हौलनाक रवायतें रखते हैं। ये 6 अफराद वापस आए तो इसके बाद काफ़ी अरसे तक किसी और को फरार होने की जुर्रत ना हुई। लेकिन ज़िंदा रहने के लिए अब ये ज़रूरी था कि हम उन दरिंदों से जंग करें। चुनाचे हमने इन चाकुओं की मदद से भाले बनाए और जंगलों में घुस गए। पहली बार हमने 2 तेंदुए शिकार किए और उन तेंदुओं ने हम में से कुछ अफराद का पेट भर दिया। अब यही सिलसिला हो गया था। हम जंगल में घुसते और जो भी हशरातुल अर्ज़ या जानवर हमारे हाथ आता, हम उसे हलाक करके ले आते और अपने पेट की आग बुझाते। इसी दौरान हमने पानी हासिल किया। इसके लिए हमने एक बड़ा कुआं खोदा जो इस गार के अंदर मौजूद है, जिससे हमें बेहतरीन पानी मुहैया हो गया है। लेकिन खुराक का मसला बाकी था। भूख हमारा मुकद्दर बन चुकी थी। अक्सर यूं भी होता कि हम में से 2-4 उन जानवरों का शिकार करते हुए खुद उन जानवरों का शिकार हो जाते। तकरीबन 3 साल गुजरे थे कि एक गिरोह ने सरफरोशी का इरादा किया और वो गिरोह इस जंगल में दाखिल हो गया। दलदलों की तरफ रुख करना तो हमाकत की ही बात थी। चुनाचे इसके बाद से कोई दलदलों की सिमत तो नहीं गया। अलबत्ता उन जंगलों से अक्सर गिरोहों ने सफ़र किया और जाने वालों से कोई वापस ना आ सका। इस तरह हमारी तादाद घटती रही। तब हमने अपने लिए एक लाहे अमल मुकर्रर किया।
हमने ये गार इसी काबिल बनाया कि इसमें हमने अपने लिए एक पनाहगाह बना ली। गार अंदर से बहुत ज़्यादा कुशादा नहीं था, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत काफ़ी है। अमूमन हम बाहर ही ज़िंदगी गुजारते हैं। हाँ, उस वक्त जब जंगली जानवरों की यलगार हो या फिर वहशी स्याफाम इस तरफ आ निकलें तो हम इन गारों में पनाह लेते हैं। अभी तक हमने उन स्याफामों से कोई जंग नहीं की, क्योंकि हमारे पास जंग करने के लिए हथियार नहीं हैं, लेकिन ये कभी कभी ही होता है। उस वक्त जब कुछ कबाइल नबुर्द आज़मा हो जाएं और शिकस्त खुर्दा लोग राह फरार इख्तियार करके इस तरफ आ निकलें तो हमारा उनसे सामना हो जाता है, लेकिन उन्होंने भी हमसे कोई ख़ास तारुज़ नहीं किया। फिर हमने अपने बनाए हुए कानून के मुताबिक इंसानी ज़िंदगी तर्क कर दी और लिबास उतार कर फेंक दिए। अब इन लिबासों की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम समुंदर के रास्ते फरार नहीं हो सकते थे, क्योंकि इस तरफ समुद्री जहाज़ कभी नहीं आते। हम जंगलों की सिमत जा नहीं सकते थे, क्योंकि उस तरफ भी हमें रास्ता नहीं मिलता। और दलदल तो वैसे ही हमारी ज़िंदगी की ख्वाहां थी। जब हम ऐसी वहशियाना ज़िंदगी बसर करने के लिए मजबूर हो गए थे तो हम इंसानी इक़दार के पाबंद क्यों रहते। हमारे यहाँ हर औरत सबकी औरत है, हर मर्द हर औरत का मर्द है। ये औरतें बच्चे जनती हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी मलकियत में होते हैं। हाँ, वो ज़रूरतें पूरी की जाती हैं जो उनके लिए होती हैं, और इस तरह हम यहाँ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। खुराक के लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। चुनाचे जब हमने अपने कांधों से इंसानी इक़दार का चोला उतार फेंका तो फिर कुछ दूसरी तब्दीलियां भी हमने अपने अंदर पैदा की। मसलन सबसे पहले कार्रवाई उन 3 स्याफाम वैश्यों की थी जो जंगलों से भागकर यहाँ पनाह गुज़ीन हो गए थे। हमने सबसे पहले स्याफामों का गोश्त खाया और हमें अपने बदन में एक अनोखी तवानाई महसूस हुई, और इसके बाद हमें इंसानी गोश्त और खून का चस्का लग गया। चुनाचे अक्सर यहाँ ऐसा होता कि कभी कभी कोई स्याफाम वैशी भटक कर यहाँ आ निकलते और हम बड़ी चालाकी से उनका शिकार करते। यूँ हमारे लिए बेहतरीन ग़िज़ा मुहैया हो जाती। हमारी तादाद यहाँ ज़्यादा नहीं रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 45 अफराद होंगे, जिनमें तकरीबन 17 औरतें हैं और 15 मर्द। हाँ, बच्चे भी हैं हमारे, जो बाहर तौर जवान होकर हमारी जगह ले लेंगे। हमें ये यकीन है कि हम में से कोई भी बाहर नहीं निकल सकेगा। शायद एक दिन इस कबीले का आखिरी फ़र्द भी ख़त्म हो जाए, या फिर यह भी मुमकिन है कि बच्चे पैदा होने की तादाद बढ़ जाए और ये कबीला परवान चढ़ता जाए। हम में से अब इतने अफराद बाकी रह गए हैं। जब हम में से कोई मर जाता है तो हम उसकी लाश ज़ाया नहीं करते, बल्कि खा लिया करते हैं। और अक्सर समुंदर के रास्ते भी कभी कभी भूले भटके लोग इस तरफ आ निकलते हैं, जिन्हें हम अपने लिए तोहफा समझते हैं। समुंदर की मछलियाँ भी इन गढ़ों में आकर आबाद हो जाती हैं और हमारे लिए ग़िज़ा बन जाती हैं। इस तरह अब हमें ग़िज़ाई किल्लत नहीं है, लेकिन इंसानी गोश्त हमारे लिए मरगूब तरीन है और हम इसके लिए दुआएं मांगते रहते हैं। थॉमसन के होंठों पर भयानक मुस्कुराहट फैली हुई थी और मेरे रगो पै में बर्छियाँ सी उतर रही थीं। हम आदमखोरों के जाल में आ फंसे थे। ये वैशी आदमखोर जो महज़ब दुनिया से ताल्लुक़ रखते थे, बिलाशुबा उन स्याफामों से ज़्यादा खौफनाक साबित हो रहे थे जो जंगलों में आबाद होती हैं और जिन्हें ज़हनी तौर पर शिकस्त दी जा सकती है। मैं सहमी हुई निगाहों से थॉमसन की शक्ल देखता रहा। वो मेरी कैफियत से महफूज हो रहा था। फिर मैंने उससे कहा, थॉमसन, तुमने ये सुर्ख कपड़ा क्यों बांध रखा है यहाँ? जहाज़ों के लिए नहीं। जहाज़ों के लिए अगर ये निशान बांधा जाता तो वो साहिल पर होता। ये तो उन लोगों के लिए है जो भटक कर इस तरफ निकल आते हैं और सुर्ख कपड़ा देखकर इस तरफ चल पड़ते हैं। इस तरह हम लोगों को शिकार करने के लिए तवील सफ़र तय नहीं करना पड़ता। चट्टानों का सफ़र बेहद दुश्वार कुन है। इसका अंदाज़ा तुम्हें खुद भी हो चुका होगा, थॉमसन ने जवाब दिया। वो मध्यम लहजे में गुफ्तगू कर रहा था और शायद ही उसके अल्फाज किसी के कानों तक पहुंच रहे हों। मैंने सोचा कि यह भी अच्छा है, कम अज़ कम दूसरे लोग तो इस हैबत का शिकार ना हों, क्योंकि खौफ का शिकार होने के बाद तमाम सऊबतें ख़त्म हो जाती हैं और मैं किसी भी तौर बेबसी की मौत कबूल नहीं कर सकता था और आखिरी दम तक जिद्दोजहद जारी रखने का ख्वाहिशमंद था। हरचंद के मेरे असाब उस आला कारकर्दगी के मालिक नहीं रहे थे जिस तरह के थे, लेकिन इसके बावजूद ज़िंदगी चूँकि नहायत फरागत से गुजारी थी, लेकिन बदन में काफ़ी ताकत थी। चंद लम्हात सोचते रहने के बाद मैंने फिर थॉमसन को मुखातिब किया। तुम्हारे पास आतिशी असलहा नहीं है? तुम्हारी आमद से हमारी बहुत बड़ी मुश्किल हल हो गई है। हम में से बेशतर आतिशी असले का इस्तेमाल जानते हैं। हरचंद के इतना वक्त हो चुका है कि अब वो इस्तेमाल हमारे जहन में नहीं रहा, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें तरबियत दी जा सकती है। तुम जैसा कोई गिरोह आज तक हमारे हाथ नहीं लग सका जिसके पास इतने हथियार मौजूद हों, लेकिन अब ये तुम्हारे हथियार हमारे काम आएंगे। उसने जवाब दिया और गर्दन हिलाने लगा।
फिर मैंने कहा, थॉमसन, हम बहुत भूखे हैं, क्या तुम हमें खाने के लिए कुछ नहीं दे सकते? सूरज ढल जाने के बाद तुम्हारी खुराक तुम्हारे लिए महफूज रखी हुई है, फिक्र मत करो। हमें इन चीज़ों से अब ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही। ये चीज़ें हमें फीकी और बेमज़ा मालूम होती हैं। कच्चा गोश्त, कच्ची मछली और इंसानी गोश्त जिस कदर लजीज होता है कोई दूसरी चीज़ नहीं होती। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। थॉमसन अपनी जगह से उठ गया और आगे बढ़कर उस गार में दाखिल हो गया। मेरा सर चकरा रहा था। अगर हम में से 2-4 आदमी भी इन लोगों का शिकार हो गए तो बाकी लोगों में बददिली फैल जाएगी। क्या करना चाहिए मुझे? मैं सोच रहा था, लेकिन कोई तरकीब नज़र नहीं आती थी। हमारे पास जो हथियार थे वो उनके कब्जे में थे और उनमें से चंद अफराद हथियारों का इस्तेमाल जानते थे। चुनाचे अगर हमने किसी तरह इन बंदिशों से निजात हासिल कर भी ली तो वो हमें भून कर रख देंगे। चुनाचे कोई ऐसी तरकीब होनी चाहिए जो हमारे लिए कारआमद हो सके। मेरी निगाहें सादान के चेहरे पर जम गईं और अचानक ही मेरे जहन में एक ख्याल उभरा। सादान, मैंने उसे आवाज़ दी और सादान चौंक कर मुझे देखने लगा। तुम अंदाज़ा कर चुके होगे सादान कि हम किन हालात का शिकार हो चुके हैं। अंदाज़ा तो सभी कर चुके हैं चाचा जान, कोई ख़ास बात? सादान ने पूछा। हाँ, हमारी ज़िंदगियां खतरे में हैं, ये लोग हमें मार डालेंगे। क्या ज़िंदगी बचाने के लिए जिद्दोजहद नहीं करोगे? यकीनन करनी चाहिए चाचा जान, लेकिन इसकी कोई तरकीब मेरी समझ में नहीं आ रही। मैं तुम्हें एक ऐसा मशवरा दे रहा हूँ सादान, जो शायद किसी भी हालत में ना दे सकता, लेकिन इस वक्त हम सबकी ज़िंदगियाँ ऐसे हौलनाक खतरे से दो चार हैं कि अगर हमने इंसानी किरदार को जहन में रखा तो मौत का शिकार हो जाएंगे। सुनो, इन लोगों में कई औरतें भी हैं और उन औरतों में से कई औरतों को मैं तुम्हारी तरफ ललचाई हुई नज़रों से देखते हुए देख चुका हूँ। सादान, इस वक्त इसके अलावा और कोई तरकीब नहीं है कि तुम किसी औरत को अपने जाल में फांसो और उसके ज़रिए आज़ादी हासिल करने की कोशिश करो। ये सब अंग्रेज़ी ज़ुबान से वाकिफ़ हैं और बआसानी हमारा मायनी समझ सकती हैं। सादान चंद लम्हात भौंज के अंदाज में देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर शर्म के आसार नमूदार हो गए, लेकिन सूरत हाल उसे भी समझ में आ रही थी। फिर उसने धीमे अंदाज में कहा, चाचा जान, मगर ये मुझसे। सादान, ज़रूरत के तहत हमें यह सब कुछ करना पड़ रहा है। तुम भूल जाओ कि इस वक्त तुम्हारे सामने कौन है। मैंने कहा, जो हुक्म। सादान ने आहिस्ता से कहा। मुझे खुद भी अपने इस मशवरे पर नदामत थी, मगर क्या करता, सूरत हाल ही ऐसी थी। हाँ, मैंने ये बात गलत नहीं कही थी कि मैंने दिन की रोशनी में चंद औरतों को ललचाई हुई निगाहों से सादान की जानिब मुतवज्जा देखा था। 2-3 लड़कियां सादान को देखकर खुसर पुसर करती दिखाई दे रही थीं। मैं अच्छी तरह जानता था कि सादान मर्दाना वजाहत का ऐसा नमूना है कि उसकी तरफ से कम अज़ कम सिनफ़े मुखालिफ निगाह फेर ही नहीं सकती, लेकिन ये वैसी लड़कियां इस तरह हमारे लिए कुछ कारआमद हो सकती थीं। सूरज छुपा तो हमारी भूख हमारा बुरा हाल कर चुकी थी। वो सब के सब खुराक के लिए हमारे पास पहुंच गए। हमारी ही चीज़ें थीं जिन्हें उन्होंने अपने हाथों में उठा रखा था, बल्कि खुद हमें अपने हाथों से खिलाने लगे। उस वक्त मेरी मुसर्रत की इंतहा न रही जब मैंने चंद लड़कियों को भी ये काम करते देखा। मेरे सामने तो एक मर्द था, लेकिन सादान, मीर सादिक और 3 मजदूरों के सामने लड़कियां बैठी हुई थीं। वो लड़की जो सादान के सामने बैठी हुई थी बड़े वालिहाना अंदाज में सादान को देख रही थी। मैंने सादान का चेहरा देखा तो उसने निगाहें फेर लीं। अगर मेरी निगाहें उससे मिलती तो वो शर्मा जाता, लेकिन मैंने महसूस कर लिया था कि सादान भी मीठी निगाहों से उस वैसी लड़की को देख रहा था। लड़की हस्बे मामूल बरहना थी और सादान के चेहरे पर शर्म की सुर्खी भी नजर आ रही थी, और ये सुर्खी उसके हुस्न में मजीद इजाफा कर रही थी। लड़की उसे आहिस्ता आहिस्ता खाना खिलाती रही जबकि तमाम लोग फारिग हो चुके थे, लेकिन वो लड़की सादान के सामने से न उठी, और काफ़ी देर के बाद वो उस जगह से उठी तो उसके चेहरे पर मुसर्रत के जज्बात थे। मैं उससे सादान को गुफ्तगू करते देख चुका था। गोया सादान ने अपने काम का आगाज़ कर दिया। इसके बाद एक हैरत अंगेज़ वाक़या हुआ। लड़की वापस आ गई और उसके हाथ में वही लंबा चाकू था। उसने चाकू से सादान की रस्सियां काट दी और उसे आज़ाद कर लिया। गालिबन वो अपने लोगों से गुफ्तगू करके और इजाज़त लेकर आई थी। वहाँ मौजूद लोगों ने उसकी इस हरकत पर कोई एतराज़ नहीं किया। सादान अपनी कलाइयाँ मल रहा था। लड़की ने उसका बाजू पकड़ा और एक तरफ चल पड़ी। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मीर सादिक, जरनाम और फारान भी मुस्कुरा रहे थे। मेरी और सादान की गुफ्तगू यकीनन उनके कानों तक भी पहुंची थी और वो सादान को कामयाब देखकर बहुत मसरूर थे। फारान ने अरबी ज़ुबान में मुझसे कहा, बिलाशुबा तुम्हारा मशवरा बेहतरीन था, और यह भी दिलचस्प बात है कि औरत किसी भी खित्ते में कैसी ही हैसियत इख्तियार क्यों ना कर जाए, औरत ही रहती है। मुझे यकीन है कि सादान इसे राम कर लेगा। खुदा करे ऐसा ही हो। इस वक्त इसके अलावा और कोई सूरत हाल नहीं है। फरहान, वैसे मैं तुम्हें एक बात से आगाह कर दूं, हमारी ज़िंदगी शदीद ख़तरे में है।
یہ لوگ آدمخور ہیں، میں نے آواز دبا کر کہا۔ لیکن فاران کے علاوہ زرنام اور میر صادق نے بھی یہ الفاظ سن لیے۔ ان کے چہرے دہشت زدہ ہو گئے۔ پھر فاران نے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس کے لہجے میں اب بھی دہشت کا کوئی عنصر نہیں تھا۔ دوران سفر میں بارہا فاران کی نڈر فطرت سے متاثر ہوا تھا۔ میں نے میر صادق اور زرنام کو دیکھا، دونوں کے اندر نمایاں تبدیلی نظر آ رہی تھی۔ اب سے کچھ دیر پہلے وہ خود کو قیدی ضرور سمجھ رہے تھے، لیکن اس بات نے کہ یہ آدم خور ہیں ان دونوں کے چہروں پر زردی نمایاں کر دی تھی۔ تب میں نے کہا، تھامسن مجھے اپنے بارے میں بتا چکا تھا۔ یہ لوگ ہمیں اس لیے لائے ہیں کہ ایک ایک کر کے ہمیں اپنی خوراک بنا لیں۔ یہ مہذب دنیا سے ہی تعلق رکھتے ہیں، لیکن اب ان کا اس تہذیب سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ تم نے وہ انسانی کھوپڑیاں اور پنجر دیکھے ہوں گے، وہ سب انہی کا شکار تھے، میں نے کہا۔ فاران نے آنکھیں بند کر کے گردن جھکا لی۔ میر صادق اور زرنام خوف سے کانپ رہے تھے۔ تب میں نے آہستہ سے کہا، ہمیں بد دل نہیں ہونا چاہیے۔ میں تم سب سے کہہ رہا ہوں، سادان اپنا کام ضرور کرے گا۔ میں تو شاید تم لوگوں کو یہ خطرناک بات نہ بتاتا۔ تمہیں اس لیے سب کچھ بتانا ضروری ہو گیا کہ اگر سادان کامیاب ہو جائے اور ہم اپنے ہتھیار حاصل کر لیں یا خدا کرے آزاد بھی ہو جائیں، تو ہم سب لوگوں کو ان پر ذرا بھی رحم نہیں کرنا ہے، بلکہ ان سب لوگوں کو بھون کر رکھ دینا ہے۔ ان کے پاس آتشی ہتھیار نہیں ہیں، لیکن یہ لوگ ہتھیاروں کا استعمال کافی جانتے ہیں، اس لیے پھرتی سے جو بھی سبقت لے جائے گا وہی کامران رہے گا، میں نے کہا، اور ان تینوں نے گردن ہلا دی۔ رات ہوئی تو ایک عجیب منظر نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ وہ سب کے سب غار سے باہر نکل کر ہم سے کچھ فاصلے پر جمع ہو گئے۔ وہ سب کے سب عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگے۔ کوئی رقص کر رہا تھا، کوئی یوں ہی بلا وجہ اچھل کود کر رہا تھا۔ چند ایسے تھے جو عورتوں کو بازو میں دبوچ کر کسی ایک طرف جا پڑے تھے۔ کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں تھا۔ سارے کے سارے وحشیانہ شرمناک حرکتیں کرنے میں مصروف تھے، اور انہوں نے ہم سے کوئی حجاب نہیں رکھا۔ ہم میں سے بیشتر کو آنکھیں بند کر لینا پڑیں۔ مزدور جو نوجوان تھے ان مناظر سے شاید ان حالات میں بھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سادان اور اس لڑکی کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ وہ دونوں نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ خاصی رات تک، اس وقت تک جب تک یہ لوگ اپنی حرکات کر سکتے تھے، اپنی حرکات میں مصروف رہے۔ اس کے بعد سب ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ اب ہمارے سامنے کوئی نہیں تھا۔ رات گزرنے لگی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ اپنی پلکوں کو جڑنے نہ دوں، جبکہ ہم میں سے چند لوگ اس خوفناک کیفیت میں بھی سو گئے اور اوندھے سیدھے پڑے نظر آ رہے تھے۔ وہ غالباً رات کا دوسرا پہر تھا جب میں نے ایک سائے کو اپنی طرف رینگتے دیکھا اور میں نے اسے پہچان لیا۔ سادان ہی تھا اور اس وقت اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ زمین پر رینگتا ہوا میرے نزدیک پہنچ گیا۔ اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے چاقو کا پھل چمک رہا تھا، اور چند ہی لمحات کے بعد اس نے میرے عقب میں پہنچ کر میری رسیاں کاٹ دیں۔ میں مسرت سے اچھل پڑا۔ پھر میں نے مسرت سے سادان کو پیار کرتے ہوئے پوچھا، سادان تم کامیاب ہو گئے؟ ہاں۔ سادان کی آواز میں ایک عجیب سی سرد مہری تھی۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ میں نے اسے ہلاک کر دیا۔ کیسے؟ میں نے حیرت زدہ انداز میں پوچھا۔ اسی چاقو سے۔ یہی چھری میں نے اس کی گردن پر پھیر دی، سادان نفرت سے بولا۔ میں اس کے بعد اسے کچھ نہ پوچھ سکا۔ پھر سادان اسی طرح رینگتا ہوا فاران کے نزدیک پہنچا، اور چند لمحات کے بعد فاران کے حلق سے بھی ایک آواز نکل گئی، حالانکہ وہ شاید اونگ رہا تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہم میں سے ایک ایک کر کے سبھی آزاد ہو گئے۔ تب سادان دوبارہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے اسلحے کا پتہ بھی لگا لیا ہے، وہ غار ہی کے اندر ہے، لیکن اس وقت غار کے 4 آدمی سو رہے ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے داخل ہونے سے وہ جاگ نہیں اٹھیں گے۔ ان کی تعداد 4 ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، لیکن ہمیں ان پر اس طرح حملہ ہونا ہے کہ ان کے حلق سے آوازیں تک نہ نکل سکیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی چیخ پڑا تو قرب و جوار میں بکھرے ہوئے تمام وحشی جاگ جائیں گے، اور پھر ہمیں ان سے نجات حاصل کرنا ممکن نہ ہوگی۔ فکر نہ کرو، یوں کرتے ہیں کہ ہم چاروں غار کی طرف رینگتے ہوئے چلتے ہیں، اور پھر ہم اچانک ہی ان پر پوری طرح ہوشیاری سے حملہ کر دیں گے۔ میں نے کہا، اور سادان نے مجھ سے اتفاق کیا۔ تمام مزدور بھی ہوشیار اور چوکنے ہو گئے، لیکن انہیں اسی طرح کھونٹوں کے پاس بیٹھا رہنے کی ہدایت کر دی گئی جس سے وہ بندھے ہوئے تھے۔ ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ جب ہم لوگ انہیں آواز دیں تو وہ ہوشیار ہو جائیں۔ اس طرح ہم چاروں زمین پر رینگتے ہوئے ایک ایک کر کے غار کی جانب بڑھنے لگے۔ زمین پر رینگنے سے سرسراہٹیں پیدا ہو رہی تھیں، لیکن ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ سرسراہٹ بلند نہ ہونے پائے۔ سب سے پہلے سادان ہی غار کے اندر کودا، کیونکہ وہ پہلے اس غار کو اندر سے دیکھ چکا تھا، لیکن اس نے اس طرح نیچے چھلانگ لگائی تھی جس طرح بلی کودتی ہے، اور اس کے قدموں کی ذرا سی بھی آواز پیدا نہیں ہوئی۔ ہم سب نے اسی کے انداز میں اس کی تقلید کی۔ غار میں اندھیرا تھا، لیکن سونے والوں کے خراٹے ہماری رہنمائی کر رہے تھے۔ ہم ان کے سمت بڑھنے لگے۔
सादान मेरे साथ था। हम तारीकी में आंखें फाड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। हमने अपने सांस तक रोके हुए थे। चंद लम्हात के बाद हमारी आंखें तारीकी में देखने के काबिल हो गईं तो हमने उन चारों वैश्यों को देख लिया जो औंधे सीधे पड़े सो रहे थे। हम दबे कदमों उनके सरों पर पहुंच गए और फिर हमने अचानक उन पर इस तरह हमला किया कि उनकी आवाज़ें भी ना निकल सकीं। हमारा एक हाथ उनके मुंह पर जमा हुआ था और दूसरा गर्दन पर, और हम सब उनकी गर्दनों पर इतनी कुव्वत सरफ कर रहे थे। बिलाशुबा ये आसान काम नहीं था। अगर वो जाग रहे होते तो शायद हमारे काबू में ना आ सकते, क्योंकि इंसानी गोश्त और इस वहशतनाक माहौल की खुली आबोहवा ने उनके जिस्मों में बेपनाह कुव्वत पैदा कर दी थी। उनमें से एक ने तो जरनाम को उठाकर इतना ऊंचा फेंका कि जरनाम बड़ी जोर से नीचे गिरा, लेकिन फारान ने जरनाम की एक कसर पूरी कर दी। उसने वैशी को खड़े होने की मोहलत नहीं दी और कोई वजनी चीज़ उसके सर पर दे मारी, जो उसे गार में से ही कहीं से मिल गई। वैशी की आवाज़ अब भी बुलंद न हो सकी थी, क्योंकि फारान ने वो वजनी चीज़ उसे मारते ही उसका मुंह पूरी कुव्वत से भींच लिया। आन की आन में हमने उन चारों को मौत के मुंह में उतार दिया। उनके सर जोर जोर से ज़मीन से टकराए और इस तरह की ज़मीन उनके खून से चिकट तर हो गई। इसके बावजूद हम कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते थे। चुनाचे हम उनके सरों को ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर पटकते रहे और जब तक उनके भेजे ना निकल गए हमने उन्हें नहीं छोड़ा। खून बहुत ज़्यादा नहीं बह रहा था और हमें खतरा था कि हमारे पाँव उस खून से फिसलने न लगें। इस तरह हमने यहाँ भी एहतियात रखी। सादान ने मुझे इशारा किया और हम लोग उस असलहे के पास पहुँच गए जो हमारा अपना था और एक कोने में ढेर कर दिया गया था। ये वैशी इस वहशतनाक माहौल में शायद अक्लो खुर्द से आरी हो गए थे, क्योंकि अगर ये उस असलहे को मुंतशिर कर देते और अपने पास एहतियात से रखते तो शायद हमारे हाथ ये इतनी आसानी से न लगता। लेकिन वो हमें बांधकर इतने मुतमईन हो गए थे कि इसके बाद उन्हें किसी बात की फिक्र ही नहीं रही। थोड़ी देर के बाद सारा असलहा हमारे कब्जे में आ गया और हम उसे संभाल कर उसी आहिस्तगी से बाहर की जानिब रेंगने लगे। गार से ऊपर चढ़ने के लिए हमें ज़रा सी जिद्दोजहद करना पड़ी, क्योंकि सुराख के बाद नीचे अच्छी खासी गहराई थी जो 5-6 फुट से कम नहीं थी। लेकिन हम में से कोई भी ऐसा नहीं था जिसे ऊपर पहुंचने में दिक्कत पेश आती। हम ऊपर निकले, राइफलें वगैरह संभाल कर गार के धाने के पास रखी गईं और एक एक करके सभी नीचे आ गए। अब उन्हें उन मजदूरों तक पहुंचाने का मसला था। चुनाचे इस सिलसिले में भी बड़ी एहतियात से काम लिया गया और हम एक एक करके 1-1 इंच रेंगते हुए आगे बढ़ने लगे। जब तक हम अपने साथियों तक ना पहुंच जाते और राइफलें उन्हें तकसीम ना करते तब तक हम खतरात से दो चार थे। चुनाचे जिस कदर मेहनत हो सकती थी हमने की और बिलाखिर हम अपनी कोशिशों में कामयाब हो गए। हमारे दिल मुसर्रत से धड़क रहे थे और हम खुशी से फूले ना समा रहे थे। जिंदगी जो मौत के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी वापस लौट आई। राइफलें मजदूरों को तकसीम कर दी गईं और वो भी खुशो खुर्रम नजर आने लगे। इसके बाद दूसरे इक़दामात का यकीन किया गया। हमने फैसला किया कि इस जगह रुकना मुनासिब नहीं, ख़ास तौर से इस गार को निशाना बनाना है, क्योंकि अगर वैशी इस गार में दाखिल होने में कामयाब हो गई तो फिर उन्हें बाहर निकालना मुमकिन नहीं होगा और उनमें से किसी एक की ज़िंदगी भी ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हम जैसे बेशुमार लोगों के लिए ख़तरनाक हो सकती है। हमने ऐसी उभरी हुई चट्टानों का इंतखाब किया जिनके पीछे हम मोर्चे बनाकर वैशियों पर फायरिंग कर सकें और उन्हें गार में दाखिल होने से भी रोक सकें। उनके पास सिर्फ चाकू थे और उन चाकुओं की मदद से ही वो हम पर हमला कर सकते थे। हरचंद के उनके ये चाकू बहुत ख़तरनाक थे। शायद वो उन्हें फेंक कर मारने के भी माहिर हों, लेकिन उन चाकुओं से वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। चुनाचे हम सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। हमें इल्म नहीं था कि वो कहाँ कहाँ सोए पड़े हैं, इसलिए हम इंतज़ार कर रहे थे कि जब वो हम तक पहुँचे तो हम उन्हें निशाना बनाएं, और इसके लिए हम काफ़ी कुशादा और वसी इलाके में फैल गए। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती रही। नींद या सहूलत का कोई शायबा भी नहीं था। हम सुबह का इंतज़ार करते रहे और फिर सुबह को 4 वैशी हमें उस तरफ आते दिखाई दिए जहां हम खोंटों से बंधे हुए थे। वह पूरी इत्मीनान अंदाज में चलते हुए वहां तक पहुंचे। फिर उन्होंने खाली खोंटे देखे। उनके हलक से अजीब सी आवाज़ें निकलीं, लेकिन उन आवाज़ों में गोलियों की आवाज़ें भी शामिल हो गईं। पहाड़ियाँ और चट्टानें फायरिंग की आवाज़ों से गूंज उठी थीं। वो चारों ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगे। हम में से किसी का भी निशाना बुरा नहीं था। फायरिंग की आवाज़ जाहिर है दूसरे वैश्यों को चौंकाने के लिए काफ़ी थी। चुनाचे चंद ही लम्हात के बाद हमने 5-6 वैश्यों को उस तरफ दौड़ते देखा और उन दौड़ते हुए लोगों पर इतनी कामयाबी से निशाना लिया गया कि निशानाबाजी का कमाल था। वो सब उछल उछल कर गिरे और ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगे और इसके बाद तो वैश्यों पर यलगार हो गई। सभी चूंकि नींद से जागे थे इसलिए सूरत हाल से बेखबर दौड़े चले जा रहे थे। हमारी गोलियों का निशाना बन रहे थे।
फिर उनमें से कुछ ने गारों की तरफ छलांगे लगाना शुरू कर दी, लेकिन इसमें उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। चूंकि गारों के करीब फारान, मीर सादिक 2 आदमियों के साथ मौजूद थे, उन आदमियों को वहीं गार के धाने पर निशाना बना दिया गया और इसके बाद वैश्यों में अबतरी फैल गई। वो समझ गए कि सूरत हाल उनके शदीद खिलाफ हो गई है। ना जाने कितने वैशी मौत का शिकार हो गए थे। हम अपनी जिंदगियां बचाने के लिए ये वैश्याना जंग कर रहे थे, इसलिए इस बात का तसव्वुर भी नहीं था कि उनमें से किसी पर रहम किया जाए। औरत होती या मर्द, हम उन पर बेदरेग गोली चला रहे थे। लेकिन फिर हमें कुछ बच्चे भी दौड़ते नजर आए। हम में से कोई भी इतना शकील कल्ब नहीं था कि उन बच्चों को भी गोलियों का निशाना बना लेता। जाहिर था कि वैश्यों की ये नस्ल परवान चढ़ रही थी और ये बच्चे भी बड़े होकर अपने सरपरस्तों की तकलीद करते। लेकिन जो कुछ भी था, इन्हें इनके खून में नहलाना हमारे बस की बात नहीं थी। हम में से किसी ने भी उन पर गोली नहीं चलाई और वो इधर उधर दौड़ते रहे, बल्कि उनकी वजह से कुछ वैश्यों को भी उन ढलानों पर पहुंचने का मौका मिल गया जो ऊपर जाकर चट्टानों की ओट में पोशीदा हो सकते थे। वो वैशी हमारे हाथ ना आ सके। बच्चे भी इधर उधर दौड़ रहे थे। वैशी शायद समझ गए थे कि हम बच्चों को निशाना नहीं बना रहे। उनके पास कोई जरिया ऐसा नहीं था कि वो हमसे अपना इंतकाम लेते। जब रोशनी पूरी तरह फैली तो हमने वैश्यों की लाशें गिनी। तकरीबन 30 वैशी लुकमाए अजल बन चुके थे, जिनमें 13 औरतें थीं और 17 मर्द। बाकी फरार हो गए और अब उनकी वापसी की कोई तवक्को नहीं थी, क्योंकि वो समझ चुके थे कि हमारे पास आतिशी हथियार मौजूद हैं और उन हथियारों की मौजूदगी में उनकी एक न चलेगी। उन आदमखोरों से वक्ती तौर पर छुटकारा पा लिया गया और अब उनकी फौरी मुठभेड़ का कोई खदशा नहीं था। हरचंद के उनकी तादाद अब भी तशवीशनाक थी, लेकिन हम वक्ती तौर पर उनसे महफूज हो गए थे और अब हमारे सामने जंगल की सिमत का रास्ता था। दलदल का मंजर हम अपनी आंखों से देख चुके थे और अब वो हमारे सामने था। जगह जगह से धुआं उठ रहा था और जब ये धुआं फिजा में मुंतशिर होता तो सड़ी हुई दलदल की नागवार बू हमारी नाकों से टकराती, जिसमें गंदक की बू की आमेजिश होती थी। चुनाचे उस तरफ का रुख करना भी मौत को करीब लाने के मुतरादिफ था। अलबत्ता जंगल कुशादा है और हमने उस तरफ सफ़र करने का फैसला कर लिया। हम में से एक गिरोह यहीं रुका रहा और 5 अफराद गार की तरफ चल पड़े ताकि गार में से अपना सामान दोबारा निकाल कर अपने कब्जे में ले लिया जाए। हम 5 ने अपना वो सामान बाहर लाकर ढेर कर दिया जिसे वैश्यों ने अपने कब्जे में कर लिया था। इस सामान को तरतीब देकर दोबारा अपने शानों से बांधा गया और इसके बाद हमने इस खौफनाक इलाके को खैरबाद कहा और जंगलों की तरफ पड़ गए, जहां न जाने कौन सी आफतें हमारी मुंतजिर थीं। वैश्यों की लाशों में थॉमसन की लाश भी मौजूद थी। चुनाचे अब ये खतरा नहीं था कि वो फौरी तौर पर मुनज़्ज़म हो सकती हैं, क्योंकि उनका सरबराह ही मारा गया था। हम तेज़ रफ्तारी से चलते हुए जंगलों में दाखिल हो गए। थॉमसन की सुनाई हुई कहानी अब भी हमारे जहन में थी और हमें हर लम्हा दड़का लगा हुआ था कि अभी कहीं से कोई जंगली दरिंदा हमलावर होगा। राइफलें हमारे हाथों में तैयार थीं और हमने सफ़र करते हुए अपना रुख कुछ इस तरह रखा था कि हर तरफ देखा जा सके। 2 आदमी दाने सिमत रुख करके चल रहे थे, 2 बाएं सिमत, 2 अकब में और बाकियों का रुख तो सामने था ही। हमारे चलने की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी, क्योंकि जंगल का तयन किए बगैर उसमें दौड़ना एक अहमकाना बात थी। लेकिन दोपहर तक हम उन जंगलों के दरमियान इतना सफ़र तय कर चुके थे कि वो इलाका बहुत ही दूर हो गया था और अब अगर वो वैशी हमारा ताक़ुब भी करते तो उसमें काफ़ी वक्त सर्फ करना पड़ता। थोड़ी देर के लिए वहाँ रुक कर हमने खुराक आपस में तकसीम की, लेकिन बैठे नहीं। लेकिन जंगलों के बारे में कोई सही अंदाज़ा नहीं था। रास्ते में चलते हुए हमने पेट की आग बुझाई और बदस्तूर आगे बढ़ते रहे। फिर जब शाम हुई तो हम इंतहाई घने जंगलों के झुंड में थे और अभी तक हमें ना तो किसी दरिंदे की आवाज़ सुनाई दी और ना उसके कदमों की चाप। लेकिन अंदाज़ा यही होता था कि ये जंगल दरिंदों से महफूज नहीं है। उनके निशानात जगह जगह मिल रहे थे। बिलाखिर रात हुई, लेकिन घने जंगलों की ये रात बेहद खौफनाक थी। जंगल इतने घने थे कि चांदनी उनके नीचे नहीं आ सकती थी। इस पुरखतर जंगल में रात गुजारने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात कर लिए गए। खुश्क टहनियों की यहाँ कोई कमी नहीं थी। उन्हें इकट्ठा करके अपने गिर्द आग का हिसार कायम कर लिया। टहनियों का एक ढेर इकट्ठा कर लिया गया था ताकि आग बराबर रोशन रखी जा सके। पहरा देने के लिए 4-4 आदमी मुंतखब किए गए। मेरी सादान की और बाकी लोगों की भी ड्यूटी थी। आग इस तरह रोशन की गई थी कि जंगल के घने दरख्त उससे महफूज रहें। इस बात का इम्कान था कि कहीं घने दरख्त आग न पकड़ जाएं। कुछ दिलचस्प वाक़यात भी पेश आए थे।
मसलन रात के पिछले पहर जब कोई भी नहीं सोया था, एक दरख्त से खौफनाक फुंकारें सुनाई दी। ये दरख्त हमारे ऐन सरों पर था। फौरन दरख्त पर रोशनियां डाली गईं। 3 गज लंबा और काफ़ी मोटा एक नाग दरख्त की एक शाख पर बल खा रहा था। वो आग की गर्मी और तपिश से खौफजदा और बेचैन हो गया था, मगर किसी तरफ खुलकर भागने की हिम्मत भी ना कर पा रहा था। ऐन मुमकिन था कि नीचे गिर पड़े। इसके अलावा कोई चाराकार नहीं था कि उसे हलाक कर दिया जाए। सादान ने निशाना लिया और सांप के चीथड़े उड़ गए। या फिर ये दूसरे पहर की बात है कि हमें शेर की गुर्राहट सुनाई दी। शेर बहुत करीब था लेकिन नजर नहीं आ रहा था। हम चौकन्ने रहे। रात भर में शेर कई बार करीब आया लेकिन आग के हिसार में दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर सका। इस तरह ये हौलनाक रात गुजरी। कोई भी लम्हा भर नहीं सो सका।